इसमें इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन है, देखो ये जो ब्लॉक है, एक सिंगल ब्लॉक, ये पर्सन उसी के ऊपर है, ये पुली और ये वाली पुली, ये दोनों पुली भी उसी से कनेक्टेड है। बस ये वाली पुली जो है ये रिजिड सपोर्ट के साथ, ये ब्लॉक के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब जब ये आदमी रोप को पुल करना शुरू करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर ये रोप को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है, ठीक है, तो स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा। तो टेंशन, तो मैं चाहता हूं कि तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ब्लॉक का और किसका, इस पर्सन का। फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस दिखाओ कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, या केवल टेंशन दिखाओ, टेंशन फोर्स किस पर कितना लग रहा है। केवल टेंशन क्यों निकालना चाहते हैं हम, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट रिलेशन को बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं T डॉट वी से, जो T1 डॉट V1 प्लस T2 डॉट V2 प्लस T3 डॉट V3 प्लस प्लस इक्वल टू 0 करके वर्चुअल वर्क के कॉन्सेप्ट से इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो केवल फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसका पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम और इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बताओ जरा। आदमी को मान लो कि एक ब्लॉक है, तो उसको एक ब्लॉक की तरह से कंसिडर करके इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। कितना 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा ठीक है। तो अगर हम यहां पर इस आदमी को एक ब्लॉक की तरह से मान लें, ठीक है, इमेजिन मैन एज ए ब्लॉक विच इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग इन कांटेक्ट विद द हैंड ऑफ द मैन इज 2 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। तो ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, ये पर्सन की वेलोसिटी है या फिर स्ट्रिंग की वेलोसिटी है? किसकी वेलोसिटी है ये? स्ट्रिंग की वेलोसिटी है। स्ट्रिंग उसके हाथ से जो मूव कर रही है ना, उस स्ट्रिंग की वेलोसिटी होगी कितनी? मैन, ठीक है, तो इसमें मैन 2 मीटर पर सेकंड से मूव करते, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ नहीं मान रहे हैं हम मैन को। हम किसको मान रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड से मूव करता हुआ? स्ट्रिंग को। ठीक है, स्ट्रिंग इज मूविंग, इसको मैं चेंज कर देता हूं स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग which is in the hand of the person is moving with 2 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। तो वो डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। इस आदमी पर का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम, तो आदमी के फ्री बॉडी डायग्राम में जो फोर्स बनेंगे उसमें कौन कौन से फोर्सेस होंगे? आदमी को एक ब्लॉक की तरह से ट्रीट किया मैंने, तो उसका एक टेंशन बना रहा हूं केवल, क्योंकि यहां पर हमें T डॉट वी करना है, तो टेंशन ही केवल रेलिवेंट फोर्स है, mg की हमें जरूरत नहीं है। तो इतना हमने बना दिया इस पर, ठीक है, ये बन गया। अब दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं किसका? इस ब्लॉक का। तो ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में कितने टेंशन बनाएंगे बताओ? ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में 3 टेंशन बनेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 3 टेंशन कहां से आई, ये क्लियर हो रहा है? यस। आदिया क्लियर है ना? ये 3 टेंशन बनेंगे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये बताओ, ये जो मैन है जिसको कि हमने एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये मैन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? मैन मूव करेगा किस डायरेक्शन में? अपर डायरेक्शन में या डाउनवर्ड? अपवर्ड, क्योंकि वो ब्लॉक के ऊपर है तो वो भी मूव करेगा। इस मैन के ऊपर, इस मैन के ऊपर
जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो अपर डायरेक्शन में है, तो जब हम टी डॉट वी करेंगे तो उसको क्या करना चाहिए, प्लस या माइनस? प्लस। प्लस करना चाहिए हमको, है ना। और इस ब्लॉक पर जो टेंशन लग रहे हैं उसमें एक टेंशन माइनस होगा और एक प्लस होगा, ठीक है। तो सॉल्व करने पर ये कितना आता है? कितना आता है बोलो? सॉल्व नहीं किया बच्चों अभी? आवाज नहीं है। अच्छा, तो मैं करूं कि कर लोगे? देखो ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, इसमें ये इक्वेशन बनाई मैंने। यहां पर मैंने -2t क्यों लिखा हुआ है? ये जो लिखा हुआ है ना, ये -2t क्यों लिखा हुआ है? टेंशन ऑफ कैसे रिप्रेजेंट टेंशन अपर डायरेक्शन में और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड। किसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है? मैम मैन की वेलोसिटी तो अपवर्ड है, क्योंकि ब्लॉक के ऊपर खड़ा हुआ है तो ब्लॉक के साथ साथ ऊपर जाएगा। तो टेंशन का जो वर्क निकालना है ना, वो टेंशन का वर्क मालूम किस पे निकालना है? हाथ पे निकालना है, उस आदमी के हाथ पर, क्योंकि स्ट्रिंग को पकड़ के वो कहां खींच रहा है, नीचे। तो उसका जो हाथ मूव कर रहा होगा वो तो कहां मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाथ कहां मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टेंशन कहां लगा हुआ है, अपर डायरेक्शन में। ये विजुलाइज कर पा रहे हो कि जब वो रोप को पकड़ के ऐसे खींच रहा होगा तो हाथ कहां आ रहा होगा, डाउनवर्ड, और वो किस वेलोसिटी से डाउनवर्ड पुल कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। तो इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड ली है और टेंशन अपवर्ड लिया है, तो यहां पर लिखा हुआ है माइनस, ठीक है, प्लस 2t माइनस टी इंटू वी इक्वल टू 0। ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं? यस पक्का? यस सर। तो ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल बेसिक चीज पे होना चाहिए। जैसे मैन है तो मैन स्ट्रिंग को पुल कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें मैन की ओवरऑल बॉडी से मतलब नहीं है, हमको देखना है उसके हाथ पर जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा स्ट्रिंग से, वो हाथ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हाथ या उसका जो पाम है जिससे उसने हाथ से पकड़ा हुआ है इसको, तो हथेली जिससे उसने पकड़ा हुआ है वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से। तो एक्चुअल में टेंशन जिस पॉइंट पे लग रहा है, यहां टेंशन जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट नीचे ऊपर मूव नहीं कर रहा है, वो पॉइंट तो कहां मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और स्ट्रिंग से टेंशन लग रहा है अपर डायरेक्शन में। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस लिया हमने, है ना। प्लस 2t माइनस टी, ये मैंने जानबूझ के 2t माइनस टी लिखा हुआ है अलग अलग, ये दिखाने के लिए कि दो टेंशन ऊपर थे और एक टेंशन यहां लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा 2t माइनस टी इंटू वी, और बस इक्वल टू 0 कर देंगे इसको। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो v इक्वल टू कितना जाता है, 2 मीटर पर सेकंड। ये v किसकी वेलोसिटी ली है हमने, इसकी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब ये वाला क्वेश्चन और सॉल्व करना है। इसको और सॉल्व कर दो तो फिर हम एक जरा पुली ब्लॉक सिस्टम को डिस्कस करें आज। इसमें देखो मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है एज एन एग्जाम्पल। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं अगर इस वाले पार्ट में, तो यहां पर जो टेंशन है इसको मान लेते हैं हम t के बराबर है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर स्ट्रिंग एक सिंगल स्ट्रिंग है और मासलेस है तो उसके हर एक पॉइंट पर टेंशन कितना होता है, सेम होता है ना। तो अगर मैं यहां से चलना शुरू करता हूं तो यहां पर टेंशन अगर मैं t मान लूं तो क्या यहां भी t होगा, बोलते जाओ। अब हम यहां आ गए तो क्या यहां भी t होगा, इसके बाद फिर हम वापस यहां गए तो क्या इसमें भी t होगा, ठीक, वेरी गुड। इसके बाद हमने इस स्ट्रिंग को यहां पे अटैच कर दिया है इसके सेंटर के साथ में, इस पुली के। तो इसके बाद जब हम ऊपर जाएंगे यहां पर, तो स्ट्रिंग का वो हिस्सा जो रिजिड सपोर्ट के साथ बंधा हुआ है, क्या वहां भी टेंशन t होगा,
नो सर नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, क्योंकि अब यहां पर बीच में एक डिसकंटिन्यूटी टाइप की आ गई है। यहां पर अगर ये सेम स्ट्रिंग भी है ऊपर, तब भी यहां पे उसको बांधा गया होगा, तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है, इसलिए टेंशन सेम नहीं रहेगा। तो यहां से लेके यहां तक और फिर यहां, इस पूरे पार्ट में टेंशन सेम है। यानी कौन कौन सा टेंशन सेम है? T1, T3, T2, ये टेंशन सेम होगा, है ना? तो इतना तो समझने लगे हो ना इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि यहां पे टेंशन सेम रहेगा। अच्छा, अब मैंने पिछली क्लास में एक चीज तुमको और बताई थी कि टेंशन T जो मैंने अभी यहां पर लिया था, जो कि क्वेश्चन में T1 लिखा हुआ है, इस T1 और जिस फोर्स से पकड़ के हम इसको खींच रहे हैं नीचे, इस फोर्स में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं हम कि टेंशन फोर्स के बराबर होगा, उससे ज्यादा होगा या कम होगा? क्या अप्रोच बताई थी मैंने आपको कैसे सॉल्व करना है इसको चेक करने के लिए? इसकी अप्रोच मैंने आपको यह बताई है कि आपने स्ट्रिंग को यहां से पकड़ा हुआ है, तो हाथ में स्ट्रिंग का जो टुकड़ा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? इस वाले हिस्से पर ये छोटा सा टुकड़ा है, तो एक फोर्स तो कौन सा लग रहा है? F फोर्स लग रहा होगा। और दूसरा कौन सा लग रहा होगा? टेंशन लग रहा होगा, T1। ठीक है, और न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिख दो, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या लिखूं इसमें मैं? नेट फोर्स बताओ। T1 माइनस F इक्वल टू, हाँ बोलो कितना? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 0 इनटू एक्सेलरेशन, तो यानी कि T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? F आ जाएगा। ये याद रखना, पिछली बार मैंने तुमको ये इस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तुमको बताई थी, ये तुमको किसी बुक्स वगैरह में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ना कोई बताएगा। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि हमने स्ट्रिंग के उस हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जो कि उसके हाथ में है, ठीक है, और उस पर हमने उस छोटे से टुकड़े पर, उस छोटे से पीस ऑफ स्ट्रिंग पर न्यूटन सेकंड लॉ से हमने इक्वेशन लिख दी, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो T1 इक्वल टू F आ गया। इसका मतलब ये है कि T1, T2 और T3 ये तीनों ही किसके बराबर हैं? ये तीनों ही F के बराबर हैं, ठीक है। अब अगर हम ये वाली जो पुली है नीचे वाली, इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम यहां बना है, तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस बनाएंगे पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में? इस वाली पुली के बोलो, डायरेक्शन भी बोलते हैं बेटा। T2 upwards, T3 upwards and T5 downwards. हाँ, T2 अपवर्ड्स, T3 अपवर्ड्स और इसमें T5 डाउनवर्ड्स। अब न्यूटन सेकंड लॉ से इस पुली पर भी इक्वेशन लिखो। क्या इक्वेशन बनेगी? T2 प्लस T3 माइनस T5 0 इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि पुली भी मासलेस है, इसलिए T2 प्लस T3 इक्वल टू कितना आएगा? T5 के बराबर। तो T2 प्लस T3 इक्वल टू T5, एक इक्वेशन हमने यहां से बना ली है ना। और ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड लिख देते हैं, इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूं, ये जो रिलेशन है यहां से यहां तक। अब मुझे ये बताओ कि ये जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम में है, ये रुका हुआ है या फिर एक्सेलरेटेड है? क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी है इसके बारे में? रुका हुआ है, सिंस ब्लॉक इज kept at rest, block a mass capital M is held in place, ये लिखा हुआ है ना, held in place, यानी कि ये रेस्ट में है, तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 है। तो अगर मैं अश्वी का इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में अश्वी का कौन कौन से फोर्सेस होंगे? mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और किस हाँ T5 अपवर्ड्स। फिर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखो इस पर। क्या इक्वेशन लिखेंगे? T5 माइनस mg इक्वल्स टू 0। क्यों? एक्सेलरेशन 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। वेरी गुड। तो इससे T5 इक्वल टू कितना आ गया? mg के बराबर। ये इक्वेशन मान ली हमने है थर्ड।
इक्वेशन 1, 2 और 3 से सारे टेंशन निकालो कितने कितने आए। किसकी टर्म्स में आंसर देना होगा हमको, mg की टर्म्स में। mg की टर्म्स में आंसर बताओ कितना कितना आ रहा है, सारे टेंशन की वैल्यूज कितनी है। सर mg/2 हो जाएगा। कौन सा, T1 T2 T3। अच्छा T1 T2 T3 mg/2 है, और एक टेंशन और है इसमें T4 भी है। टेंशन T4 भी है ना एक सबसे ऊपर रिजिड सपोर्ट के साथ। तो उसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए, हम बड़ी वाली पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। बड़ी वाली की पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स बनाऊं बताओ। ये बड़ी वाली पुली है, ऊपर तो T4 बन जाएगा, ठीक है, और T1 T2 T3। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तीनों फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में T1 T2 T3। तो T4 किसके बराबर आया, T4 इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3, और T1 T2 T3 ये सारे mg/2 निकाले थे, तो ये 3 mg/2 है। यस सर। यस। तो ये हो जाएगा 3 mg/2 के बराबर, और मैं हट जाता हूं तो जिससे क्लियर दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, और ये इसके आंसर आ गए, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि नहीं। लॉज ऑफ मोशन में इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ऐसे हम रैंडमली नहीं लिखते हैं, इक्वेशन लिखने के लिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की इक्वेशन यूज करते हैं, और ये इक्वेशन अलग अलग डायरेक्शन में लगाई जाती है, क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, तो डायरेक्शन का ध्यान हमको रखना पड़ता है। तो अब बढ़ते हैं हम इसके आगे, और इसके आगे मैं लेके आता हूं पुली ब्लॉक सिस्टम की बात करेंगे। अब हम पुली ब्लॉक सिस्टम को एक और नाम दिया जाता है, कई जगह ना क्वेश्चन में एटवुड मशीन भी लिखा होता है, तो एटवुड मशीन के नाम से कंफ्यूज मत होना, ये पुली ब्लॉक सिस्टम को एटवुड मशीन भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस तरह का सिस्टम है। सबसे पहले हम सबसे आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये पुली ब्लॉक सिस्टम है, इसमें किसी एक ब्लॉक का मास हम मान लेते हैं कि इसका मास मान लिया m1 है, इसका मास है m2 के बराबर, और हम मान लेते हैं कि m2 जा रहा है नीचे, तो ओब्वियसली m1 जाएगा अपर डायरेक्शन में। दोनों का एक्सेलरेशन कैसा होगा, डायरेक्शन में अपोजिट, मैग्नीट्यूड में सेम। तो अश्वी का बेटा ये बताओ कि क्या हम m1 और m2 दोनों ब्लॉक्स को एक सिंगल सिस्टम मान सकते हैं यहां पर। नो सर। आद्या, नो सर। क्यों नहीं मान सकते हैं। एक्सेलरेशन डिफरेंट डायरेक्शंस में। हाँ, क्योंकि हमने अभी लॉज ऑफ मोशन में अभी ये पढ़ा है, जब तक सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ लेते, हम एक सिस्टम में उन्हीं बॉडीज को लिया करेंगे जिनके एक्सेलरेशन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में सेम हो। तो इन दोनों को सेम नहीं लिया जा सकता है। अच्छा, स्ट्रिंग एज यूजुअल कैसी है, मासलेस है, और पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। पुली में दोनों चीजें, मासलेस भी है, फ्रिक्शनलेस भी है। और स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि लेंथ कांस्टेंट है उसकी। अब हम इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं कि किस एक्सेलरेशन से ये दोनों ब्लॉक मूव कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम बनाएंगे इनका फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में अब तो बना ही लोगे, मुझे भरोसा हो गया, तुम लोग इतने होशियार हो चुके हो। टेंशन हम मान लेते हैं T लग रहा है, तो m1g_T, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो होगा m2g और टेंशन T। अब m1 को हमने मान लिया कि ये जा रहा है अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A से, m2 आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A से। तो इसकी इक्वेशन बताओ, न्यूटन सेकंड लॉ से क्या इक्वेशन लिखा जाए m1 के लिए। T माइनस m1a, वेरी गुड। इसके बाद सेकंड ब्लॉक की इक्वेशन बोलो। T minus m2g, m2g minus t। हाँ, अश्वी का ये मिस्टेक कर रही थी, m2g माइनस टी इक्वल टू m2a।
बताओ क्यों किया हमने ऐसा? अब हम यहां पर एक सिंपल सा लॉजिक ये फॉलो कर रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव और उसकी अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टिक करके रहना चाहते हैं, कि अगर हम चाहते हैं कि भाई हम तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही पकड़ के बैठेंगे, तो मालूम कैसे लिखनी पड़ेगी इक्वेशन? तब जो पहली इक्वेशन है तब तो यही बनेगी, t माइनस एम वन जी इक्वल टू m1 है। ठीक है अश्विका? अगर हमने ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो किया तो अश्विका इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ? t माइनस m2g, क्योंकि t ऊपर है पॉजिटिव y की डायरेक्शन में तो प्लस लिखा, ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव y की डायरेक्शन में है तो उसको नेगेटिव लिया, इक्वल टू मास m2, लेकिन एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड है तो उसे माइनस से लिखना पड़ेगा फिर, तब क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो हम इस वाली चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि ये वाली इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2 जो आई है दोनों एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। m2g माइनस टी इक्वल टू m2a ये है। लेकिन हम बार बार कोऑर्डिनेट सिस्टम के चक्कर में ना उलझ के हम थोड़ा सिंपल रूट फॉलो करते हैं, और वो रिलेटिवली सिंपल रूट ये है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव ले लिया, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले को नेगेटिव। याद रहेगा हमेशा ये? यस। और अगर इसमें गड़बड़ हुई तो फिर क्या करेंगे बताओ? क्यों अश्विका? आज ध्रुव एब्सेंट है, वो कहीं गया हुआ है, मैं उसको तो ये बोलता हूँ कि 50 रुपए का फाइन लगा दूंगा, तो ध्यान रखना 50 रुपीज का फाइन लग जाएगा अब, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए हमको ये सॉल्व करते करते, तो प्लस माइनस का ध्यान रखना इक्वेशन लिखते समय। चलो अब ये काम तुम्हारे लिए है कि तुम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे ए बताओ कितना आ रहा है और टी बताओ कितना आता है। एक्सेलरेशन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा ये? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास m2 माइनस एम वन जी अपॉन एम वन प्लस m2, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, किसी में भी रख दो और टेंशन कैलकुलेट कर लो। इसलिए कैलकुलेट करवा रहा हूं क्योंकि ये जो रिलेशन आए हैं इनको फॉर्मूले की तरह से आगे हमें याद रखना है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम बार बार इसको सॉल्व करके नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट इनका एप्लीकेशन होगा क्वेश्चन में, हम याद रखेंगे और डायरेक्ट अप्लाई किया करेंगे। तो टेंशन की वैल्यू भी याद रखो और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी याद रखो। तो टेंशन कितना आ रहा है ये निकाल के दिखाओ मुझे।
फिर 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रखना, इसको कैलकुलेट करोगे आप। मैंने कैलकुलेशन जानबूझ के नहीं किया, या मुझे मालूम है इसका आंसर, तो मुझे याद है, मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा क्योंकि कैलकुलेशन में तुमसे करवाना चाहता हूँ। आईडी जेई की मैं, चाहे जेई मेंस हो या एडवांस हो, उन दोनों ही एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। स्पीड ऑफ कैलकुलेशन का हमेशा ध्यान रखना। तो कभी भी कंजूसी मत करना कैलकुलेशन करने में, जल्दी बढ़ जाए करो। अश्वी का आ गया इतना? यस। तो t इक्वल टू 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2 है। अच्छा चलो कुछ थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इसका। मान लो कि ये वाली जो स्ट्रिंग है लेफ्ट साइड वाली, इस स्ट्रिंग को मैं अपने हाथ से पकड़ लूं और ब्लॉक को मूव ना करने दूं। मतलब समझ रहे हो इसका? मैं अभी पकड़ लेता हूं इसको, जैसे कि ये स्ट्रिंग है यहां पर और इसको मैंने पकड़ लिया और ब्लॉक को मैं मूव नहीं करने दे रहा हूं। तो अगर मैं ब्लॉक को मूव ना करने दूं, m1 को ऊपर ना जाने दूं और m2 को नीचे ना जाने दूं, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? यहां से मैंने इसको पकड़ा हुआ है ना स्ट्रिंग को, उसके नीचे वाले हिस्से में टेंशन कितना होगा? कितना? यहां से मैंने पकड़ लिया इसको, तो इस ब्लॉक पर जो टेंशन होगा स्ट्रिंग की वजह से, m1 पर कितना टेंशन होगा? अश्विका? सी सेम मतलब कितना? टी नहीं नहीं टी टेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंबल यूज किया है। टेंशन हमें m1 m2 की टर्म्स में बताना है, m1g m2g वगैरह। अगर मैं इसको पकड़ लूं, ये नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है, तुम समझे नहीं क्वेश्चन को। जैसे ये जो ब्लॉक था इसको मैंने पकड़ लिया, तो एक तरह से ये सिचुएशन हो गई ना कि ये जो ब्लॉक है m1 और ये मैंने अपने हाथ से इसको यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है, ऐसे मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया अपने हाथ से। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? बताओ। दूसरे वाले ब्लॉक की चिंता मत करो, केवल इसके बारे में सोचोगी, टेंशन कितना होगा? जिस फोर्स से नीचे मतलब पकड़ के अरे तुम लोग बचने की कोशिश कर रहे हो, एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आ रहे हो। अगर मैंने एक ब्लॉक को पकड़ लिया स्ट्रिंग से, जैसे ये है, इसको मैंने अपने हाथ से बस पकड़ लिया है ऐसे, ठीक है, दिख रहा है ये, और इसका मास है m1, इसका मास m1 के बराबर है। अगर इसका मास है m1 के बराबर, इसको मैंने पकड़ लिया है ऐसे हाथ से, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? मान लो ये मासलेस स्ट्रिंग है, तो इसमें कितना टेंशन आएगा? हाँ, m1g टेंशन होगा ना इसमें। और अगर मैंने यहां पर जो m2 है, इस m2 ब्लॉक को ऐसे लटका लिया, तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन आएगा? m2 को लटका लें m2g होगा। यानी कि अगर ये ब्लॉक एक्सिलरेट नहीं होते, नहीं, अगर ये एक्सिलरेट नहीं होते तो यहां पर टेंशन कितना होता? m1g होता, और इसमें टेंशन कितना होता? m2g होता। अगर इसको हमने पकड़ लिया दोनों तरफ स्ट्रिंग को और एक्सिलरेट ना होने दें, तो टेंशन कितना कितना है? इनके वेट के बराबर m1g और m2g होता ना। लेकिन अगर हमने इनको अलाउ कर दिया है मूव करना, तो टेंशन की वैल्यू कितनी है? दोनों तरफ सेम हो गई है। जहां पर m1g टेंशन होना चाहिए था, वहां टेंशन m1g ना होके कितना है? 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। और जहां टेंशन m2g होना चाहिए था, वहां टेंशन कितना है? 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 है। तो जरा हम कंपेयर करते हैं कि अगर हम मोशन को अलाउ कर दें तो टेंशन इंक्रीज हो गया है कि डिक्रीज हो गया है। तो हम
एक काम करो, वैल्यू रख देते हैं। मान लो मैं m1 की वैल्यू कुछ ले लेता हूं कि ये 8 kg है, और m2 को तो उस केस में जब हमने पकड़ लिया था उस स्ट्रिंग को, तो सम ऑफ टेंशंस तब भी 2T ही तो हो जाएंगे, मतलब उनका नहीं, सम आएगा। 2T नहीं होगा, 2T नहीं होगा, दोनों तरफ T अलग अलग होगा ना। मैंने अभी आज बताया, कल भी बताया था कि जब हम पकड़ लेते हैं तो इस तरफ टेंशन अलग हो जाता है, उस तरफ अलग हो जाता है। तो अगर यहाँ तुमने T लिखा है तो इस तरफ T डैश लिखो, या T1 लिया है तो वहां T2 लिखो। टेंशन अलग अलग टेंशन होगा ना। ये कल बताया था ना कि जैसे अगर हम स्ट्रिंग को पकड़ लेते हैं हाथ से, जैसे मैंने यहां से पकड़ लिया इधर, तो जैसे ही मैं इस स्ट्रिंग को यहां से पकड़ूंगा तो इसके ऊपर वाले हिस्से में टेंशन अलग होगा और नीचे वाले हिस्से में अलग होगा। लेकिन अगर मैंने छोड़ दिया तो अब पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कैसा होगा, सेम होगा। लेकिन अगर मैंने पकड़ लिया है इसको यहां से, तो फिर यहां का टेंशन और यहां का टेंशन इसके सेम होने की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो जब यहां पे पकड़ लेते हैं हम, तो ऊपर वाला जो टेंशन है वो होता है यहां से यहां तक पूरा m2g, और जिस जगह पकड़ा हुआ है वहां से नीचे वाली स्ट्रिंग में होता है m1g। ठीक है, तो अब मैं इसमें रखता हूं थोड़ा मास वगैरह कितने कितने ले लूं। मैं रखता हूं इसको 2 kg और m2 को रखता हूं 3 kg। ठीक है, और g की वैल्यू लेना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो, अगर हम इसको मूव नहीं होने देते तो टेंशन यहां पर इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना होता है, m1g के बराबर, और m1g की वैल्यू कितनी होती, 20 न्यूटन। अगर हम एक्सेलरेट नहीं होने देते हैं तो यहां टेंशन कितना आता, उसके वेट के बराबर, यानी कि 30 न्यूटन। और अभी टेंशन कितना है अगर एक्सेलरेट होने दे रहे हैं, तो T इक्वल टू 2m1m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो कितना हुआ ये जरा कैलकुलेशन करके बताना। न्यूटन। 24 न्यूटन। तो अभी टेंशन कितना है, 24 न्यूटन है। तो ये उनके वेट से ज्यादा है या कम है, सर मिला के नहीं, नहीं, जब इसको एक्सेलरेट होने दिया तो अब पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसकी वैल्यू एक ब्लॉक के वेट से ज्यादा है और एक ब्लॉक के वेट से कम है। ये वाला ब्लॉक अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, तो यहां पर इसका वेट कितना था, 20 न्यूटन था, और टेंशन कितना आ गया है, 24 न्यूटन। ठीक है, यानी कि जो ब्लॉक ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा वहां पर टेंशन उसके वेट से ज्यादा हो जाएगा, और जो ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा वहां पर टेंशन उसके वेट से कम हो जाएगा। जैसे इसका वेट कितना है, 30 न्यूटन के बराबर है, लेकिन जब ये एक्सेलरेट होने लगता है, अलाउ कर देते हैं दोनों को, तो यहां टेंशन कितना हो गया है, 30 न्यूटन से डिक्रीज हो गया, कितना रह गया है, 24 न्यूटन। तो ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमको इस छोटे से कॉमन सेंस के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ सकती है कि जैसे ये मैंने स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को बांधा हुआ है, अगर मैं इसको नीचे एक्सेलरेट करा दूं तो स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा वो टेंशन इसके वेट से कैसा हो जाएगा, ये ब्लॉक मेरे हाथ में, मैंने स्ट्रिंग से बांध के इसको लटकाया हुआ है। ठीक है, अभी टेंशन कितना है इसमें, इसके वेट के बराबर या ज्यादा या कम, इक्वल है, इक्वल है वेट के। अगर मैं इसको नीचे एक्सेलरेट करा दूं तो टेंशन कैसा हो जाएगा, लेस देन वेट, इसकी वेट से कम हो जाएगा। और अगर मैं इसको ऊपर एक्सेलरेट कराऊं तो जो टेंशन आएगा वो कैसा हो जाएगा, मोर देन वेट हो जाएगा। और अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे ले जाऊं तो टेंशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो चेंज जो ऊपर या नीचे ले जाने पर टेंशन में आएगा वो तभी आएगा जब हम इसको एक्सेलरेट कराएं। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो कोई भी चेंज टेंशन में नहीं आएगा। दूसरी चीज जिसके लिए सारी मेहनत की हमने समझने के लिए, कि अगर मैं अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराता हूं तो टेंशन वेट से ज्यादा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराता हूं तो यहां पर टेंशन वेट से कम हो जाएगा। और अगर ये केवल लटका रहता है इससे, ओनली सस्पेंडिंग थ्रू द स्ट्रिंग, देन टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, राइट। अब इस पर
किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पहले मैं वो जरा क्वेश्चन ले लेता हूं और उसके बाद फिर पुली ब्लॉक पर आऊंगा। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक रोप है, इसको मान लेते हैं ये मासलेस है। इस मासलेस रोप की एक रेटिंग दी हुई है कि ये मैक्सिमम टेंशन जो बर्दाश्त कर सकती है, वो मैक्सिमम टेंशन हम मान लेते हैं सपोज कितना है, 300 न्यूटन है। ठीक है, 300 न्यूटन, थोड़ा और ज्यादा ले लो, कितना ले लें, 900 मान लेते हैं। 900 न्यूटन का कम ही रखो यार, 600। तो ये मैक्सिमम टेंशन कितना झेल सकती है, इट कैन बियर मैक्सिमम टेंशन ऑफ 600 न्यूटन। उससे ज्यादा टेंशन हुआ तो ये टूट जाएगी। अब इससे हमने एक आदमी को लटका दिया, ये आदमी लटका हुआ है यहां पर और इसका मास है 50 kg। अगर इसका मास 50 kg है तो स्ट्रिंग ब्रेक होगी कि नहीं? नहीं ब्रेक होगी, क्योंकि मास अगर 50 है तो टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा इसके वेट की वजह से, 500 में। अगर 70 न्यूटन है इसका मास, 70 kg है इसका मास, तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये होता है कि विद व्हाट एक्सेलरेशन दिस मैन शुड डिसेंड, with what acceleration man should move down, यानी डिसेंड करे इसको पकड़ के, so that with what minimum acceleration लिखता हूं मैं यहां पर, minimum acceleration man should move down so that string does not break। स्ट्रिंग ब्रेक ना हो। अच्छा देखो, अगर ये नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने लगा तो अभी अभी जैसा हमने डिस्कस किया, टेंशन स्ट्रिंग में कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग को छोड़ दे तो टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो छोड़ तो नहीं सकता है, नहीं तो नीचे गिर जाएगा तो इंजरी हो सकती है। तो ये नीचे डिसेंड करना शुरू कर देता है विद सम एक्सेलरेशन। तो जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है उसको मैंने मान लिया ए। अब इस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो कौन कौन से फोर्सेस बनाएंगे हम इसमें? हाँ, कितना वैल्यू बोलते जाओ। 700 न्यूटन। हाँ, 700 न्यूटन अपर डायरेक्शन में टेंशन, और एक्सेलरेशन हमको ए निकालना है। अब न्यूटन सेकंड लॉ से क्या इक्वेशन लिखे हम यहाँ पर? 700 minus t equals to 70। हाँ, 700 माइनस टी इक्वल टू 70a। तो टेंशन की मिनिमम वैल्यू कितनी, टेंशन जो मैक्सिमम ये झेल सकता है वो टेंशन में यहाँ पे रख देता हूं कि इसको इतने एक्सेलरेशन से आना चाहिए कि टेंशन कितना हो जाए, 600 न्यूटन। तो 700 माइनस 600 इक्वल टू 70a। तो इससे a कितना आएगा, 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अगर ये 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे डिसेंड करता है, ठीक है, तो स्ट्रिंग ब्रेक नहीं होगी। या तो इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो टेंशन फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, तो अब ये बताओ कि अगर एक दूसरा आदमी है, तो ये दूसरा आदमी जो है इसका मास है 50 kg का, तो स्ट्रिंग ब्रेक होगी क्या? क्यों हो जाएगी ब्रेक? तो टेंशन एक्सीड कर जाना। हाँ, कितना, इसके लटकने की वजह से टेंशन कितना हो जाएगा? अच्छा नहीं, अब ये वाला सुनो, अब ये वाला नहीं है, इस पर अकेला ये है, ओनली दिस पर।
स्ट्रिंग ब्रेक नहीं होगी अब, है ना? Yes. अब क्वेश्चन बदल दिया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से इसको ऊपर एक्सेलरेट होना चाहिए कि स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए। अब ये है विद व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन man should accelerate man should ascend so that string breaks, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, टूट जाए, उसके लिए कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से इसको मूव करना चाहिए। तो इसको सॉल्व करो जरा, कितना आता है। So 2 meter per second square. 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। अश्विका कितना? 2 meter per second. अच्छा, कैसे सॉल्व किया इसको? फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ये आदमी है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, टेंशन कितना, टी डैश, या हम लिख ही लेते हैं वैल्यू, यही लिख लेते हैं। टेंशन हमको चाहिए स्ट्रिंग ब्रेक करने के लिए कितना, ये देखो। और तुमको और अच्छा, मतलब मैं 100% एक्यूरेट तरीका बताऊं इसको, कई बार हो सकता है जरूरत पड़ जाए। तो T और 500 लिखा, अब हम इसको लिख देते हैं T माइनस 500 इक्वल टू मास 50 इंटू एक्सलेशन A। तो इससे जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 500 प्लस 50A। ठीक है, अगर ये A एक्सलेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में असेंड करता है, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 500 प्लस 50A। अब ये जो टेंशन आया है, दिस टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 600 न्यूटन सो दैट स्ट्रिंग ब्रेक्स। समझ में आया? अब इस टेंशन की वैल्यू रख देते हैं हम यहां पर 500 प्लस 50A ग्रेटर देन आर इक्वल टू 600। और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 50A ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना बचेगा, 100। तो A ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी कि एक्सेलरेशन A कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, या तो 2 हो या उससे ज्यादा हो। तो A की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बिल्कुल एक एक चीज एक्यूरेट की हमने इसमें। पिछला क्वेश्चन भी हम ऐसे ही कर सकते थे कि टेंशन निकालते और टेंशन निकालने के बाद उसको कितना कर देते, टेंशन मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू 600 न्यूटन। आगे समझ में अप्रोच करना इनको। Yes. अच्छा, अब बढ़ते हैं हम थोड़ा और आगे। अब ये क्वेश्चन कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जिनको हम थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। तो तुमको बताते जाना है बच्चों कि एक ब्लॉक मैंने यहां पर मान लिया, एक ब्लॉक यहां है, एक ब्लॉक यहां पर है। इसको लिख लेते हैं, ये है 1 kg का, और इसको 2 ले लेते हैं, ये 2 kg का है, ये 2 kg का है, ये 1 kg का है। ठीक है, स्ट्रिंग मासलेस, फुली मासलेस, फ्रिक्शनलेस, आइडियल सिचुएशन है। हमको बताना है कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना कितना है और एक्सेलरेशन कितना है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। एक्सेलरेशन पता करना है ब्लॉक्स के, और दोनों स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू क्या है ये बताना है।
क्या इन दोनों ब्लॉक को हम एक सिंगल बॉडी मान सकते हैं? यस सर। बिल्कुल। तो इसका मास कितना हो जाएगा मिलके? 3 kg। तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था 3 माइनस 2/3 प्लस 2 इंटू जी को ले लेते हैं 10, वो लगा दें तो इससे एक्सेलरेशन कितना जाएगा? किस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर तुमको टेंशन निकालना है, मान लेते हैं यहाँ पे टेंशन T1 है, इसमें T1 है, लेकिन यहाँ अलग होगा तो ये T2 है। तो टेंशन T1 निकालने के लिए क्या करो, इस ब्लॉक पर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिख दो। अब पेपर पेन से मत लिखो, डायरेक्ट बोल के बताओ। वैसे ही क्या इक्वेशन लिखेंगे हम इस पर? अश्विका, इसमें क्या इक्वेशन लिखूं न्यूटन सेकंड लॉ से 2 kg वाले ब्लॉक पर? तो mg 20 नीचे और T1 ऊपर। नहीं, तुम फ्री बॉडी डायग्राम बता रही हो, मैं इक्वेशन ही पूछ रहा हूं अब डायरेक्ट। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लिखते हैं ना, वो इक्वेशन बताओ क्या लिखूं? तो mg माइनस T1 इक्वल्स टू 2 हाँ into acceleration 2। हाँ, तो 50 रुपीज लग गए फाइन आपके ऊपर इस बार, बताओ क्यों? एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में है ना, तो इसको तुम्हें ऐसे लिखना था T1 माइनस 20 माइनस T1 नहीं, T1 माइनस 20 इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन 2। अपर डायरेक्शन में है ना, हम जो रूल फॉलो कर रहे हैं वो क्या है, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसका फोर्स पॉजिटिव, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो T1 माइनस 20 इक्वल टू 4, तो T1 इक्वल टू कितना आ गया? 24 न्यूटन। समझ में आ गया? यस। चलो T2 निकालने के लिए क्या करें, किस वाले ब्लॉक पर इक्वेशन लिख देना चाहिए? T2 आसानी से निकलेगा, हम 1 kg से भी निकाल सकते हैं, 2 से भी निकाल सकते हैं। 2 kg। इस वाले 2 kg से निकालना ज्यादा आसान है, तो इस वाले 2 kg पर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन। अश्विका बोलो क्या लिखें? तो mg एम नहीं, तुम वैल्यू बोलते जाओ, वैल्यू बोलते जाओ। एम जी माइनस T2 हाँ, 20 माइनस T2 इक्वल्स टू 2 into 24। हाँ, तो T2 कितना आएगा? ट्वेंटी माइनस 4 यानी 16 न्यूटन आ गया। तो T2 टेंशन आ गया 16 न्यूटन। आद्य, अगर हम ये वाले ब्लॉक से सॉल्व करते तो क्या इक्वेशन बनाते? 1 kg से सॉल्व करते तो न्यूटन सेकंड लॉ से क्या इक्वेशन लिखते इसकी? माइनस 10 माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं इस पर? T2। तो 10 प्लस हाँ, T2 प्लस T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 1 into 2। अब इसमें एक टेंशन ऑलरेडी हमको मालूम है, T1 हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। T1 कितना आया था? 24। तो 10 प्लस T2 माइनस 24 इक्वल टू 2। तो यहां से भी T2 कैलकुलेट हो जाता है। T2 इक्वल टू होता 24 प्लस 2 माइनस 10, तो ये आता 16 न्यूटन इससे। यहां से भी, लेकिन इसमें फोर्स 3 लग रहे थे, इसमें 2 ही फोर्स थे, तो ज्यादा आसान था कि हम इस वाले ब्लॉक से सॉल्व करते, जैसा कि हमने पहले कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब फिर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं क्वेश्चन में। अब मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं कि इसको मिटा देते हैं। हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टेंशन से निकाली थी ना, तो डायरेक्शन। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा ये? यस सर। ये तो बेटा इस बात से तय होता है कि मास किस तरफ ज्यादा है। ओके। मास राइट साइड में ज्यादा है तो वो नीचे जाएगा, लेफ्ट साइड में कम है तो ऊपर जाएगा। ठीक है,
यस सर। अब मान लो कि मैं यहाँ पर मास की वैल्यू चेंज करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ ये 5 kg है और इसको लिख देता हूँ मैं ये 8 kg का ब्लॉक है और इसके ऊपर ये 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पर रखा हुआ एक 2 kg का ब्लॉक। यह है ब्लॉक ए, बी, सी और ये छोटा सा है डी, ठीक है। ये बना दिया हमने। तो अब तुमको बताना है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक सी एंड डी। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सी एंड डी। तो जो सी और डी ब्लॉक है इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है ये कैलकुलेट करो। कितना 10? अच्छा, तो और आद्या तुम्हारा कितना आंसर आ रहा है? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालो सिस्टम का कितना है। तो आद्या एक्सेलरेशन निकाल लिया कितना है इसका? 2/3। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? जो मास जहां पर ज्यादा है राइट साइड वाला, वो टोटल मास कितना है राइट साइड में? 15 और लेफ्ट साइड में 5। तो 15 - 5 अपॉन 15 + 5 इंटू जी की वैल्यू ले लेते हैं हम 10। तो यहां से ये आ जाएगा 15 - 5 कितना बचा? 10 इंटू 10 अपॉन 15 + 5 हो जाएगा 20। तो एक्सेलरेशन तुमने गलत निकाल लिया था यार पहले। यस सर, फिर से करेंगे। अब मैं ना पूरी इक्वेशन लिख के एक्सेलरेशन नहीं निकाल रहा हूं। मैंने तुमसे कहा ना कि हमको डायरेक्ट वो फॉर्मूला याद रखना है एक्सेलरेशन वाला।
यहाँ पर राइट साइड में दोनों ब्लॉक को मिला के हमने एक सिंगल सिस्टम मान लिया। इनको एक सिंगल बॉडी इसलिए मान सकते हैं क्योंकि ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में भी। तो उसको मान लिया हमने m2, यानी m2 कितना लिया हमने यहाँ पर 8 + 5 और +2, ये m2 हो गया। और m1 मास कौन सा है, 5 kg वाला। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने निकाला है m2 - m1 अपॉन m1 + m2 इंटू g के बराबर। ठीक, इससे कैलकुलेट कर लिया। अब केवल d का फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिखनी है और आंसर आ जाएगा। ब्लॉक डी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा 20 न्यूटन। और कौन सा फोर्स लग रहा है आद्या, अपर डायरेक्शन में। और कौन सा फोर्स है, इज देयर एनी फोर्स अदर देन दीज टू, नो। तो अब इसकी इक्वेशन क्या लिख दें हम न्यूटन सेकंड लॉ से, 20 - n = 2 × 5। 20 माइनस n n इक्वल टू मास इसका 2 है और एक्सेलरेशन कितना आया है 5। 5 तो n इक्वल टू कितना जाएगा 20 - 10 यानी कि 10 न्यूटन। अश्विका तुम्हारा कितना आंसर आया था, 10 ही आया, वेरी गुड, तुमने सही निकाल दिया। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो लगा इस पर वो है 10 न्यूटन। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब टेंशन वगैरह मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं, ये तो अब तुम निकाल लोगे कि टेंशन T1 कितना होगा, T2 कितना होगा, है ना, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं। ये वाले जो क्वेश्चंस आएंगे इनको कर ही लेंगे। अब मैं तुमको लेके जाना चाहता हूं एक जरा दूसरे कॉन्सेप्ट पर, जो कि आगे हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और उस कॉन्सेप्ट पर आऊं उससे पहले मैं एक सिचुएशन देता हूं तुमको कि एक लिफ्ट है, ये मैंने बना ली एक लिफ्ट, और इसमें एक ब्लॉक स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। इस ब्लॉक का मास है 10 kg। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग कैन टॉलरेट इज 120 न्यूटन। मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग जो टॉलरेट कर सकती है वो कितना है, 120 न्यूटन है। अब ये जो लिफ्ट है, ये है लिफ्ट, इसमें शाफ्ट लगी होती है ना, वो शाफ्ट ऐसे लगी हुई है जिससे कि ये ऊपर जाएगी लिफ्ट। लिफ्ट को एक्सेलरेशन (3 मीटर/सेकंड स्क्वायर) से ऊपर ले जाते हैं। लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब सवाल ये पूछा गया कि इसमें जो स्ट्रिंग है ये ब्रेक होगी या नहीं होगी। ये जो ब्लॉक लटका हुआ है, ये ब्लॉक भी स्ट्रिंग के साथ साथ लिफ्ट के साथ साथ ऊपर जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो स्ट्रिंग है ये ब्रेक होगी कि नहीं होगी। स्ट्रिंग ब्रेक होगी या नहीं होगी, ये चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि टेंशन की जो वैल्यू है, अगर टेंशन की वैल्यू 120 न्यूटन से ज़्यादा हुई तो ये ब्रेक हो जाएगा, और अगर 120 न्यूटन से कम है तो स्ट्रिंग ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, तो बताओ जरा तुम्हारा क्या कहना है, ये स्ट्रिंग ब्रेक, तो टेंशन कैलकुलेट करके बताओ कितना है। स्ट्रिंग नहीं ब्रेक होगी। अच्छा, तो तुमने टेंशन निकाला, इसमें टेंशन कितना होगा, तो मैंने 10 - 6 70। कैसे कैलकुलेट किया ये, एक्सेलरेशन नीचे 10 है, ऊपर 3 है। नीचे 10 है, नीचे एक्सेलरेशन 10 थोड़ी, वो तो वो बॉडी, अरे भाई हम बैठे हुए हैं चेयर पर,
और हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, जिसमें g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 10 होती है। उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फ्लोर के अंदर घुसे जा रहे हैं। वो तो ये होता है कि फ्री, हो जाएगी। वो तो फ्री फॉल होता तब होता है ऐसा। इसमें mg में जो g का रोल है वो वेट बताने के लिए है, वो बॉडी एक्सेलरेट थोड़ी हो रही है उससे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना। तो ये स्ट्रिंग ब्रेक होगी कि नहीं हमको ये चेक करना है, तो उसमें टेंशन निकालना पड़ेगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखो और टेंशन निकाल लो कितना है। 130 आ रहा है टेंशन। तो तुमने कैसे कैसे सॉल्व किया वो स्टेप्स बताओ। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया ब्लॉक का, और ऑब्जर्वर कहां पर माना तुमने? ग्राउंड पे। ग्राउंड पे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है एक, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाता है ब्लॉक का। तो इसने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स बनाया 100 न्यूटन, और इसने टेंशन को नाम दिया T1, ठीक है। अब अश्वी का ये बताओ कि ये ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नजर आएगा कि नहीं? और दिस ऑब्जर्वर, ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? किस डायरेक्शन में? हाँ, तुम अपने आप को इमेजिन करो, तुम यहाँ खड़ी हुई हो तो तुमको ये ब्लॉक कहाँ पे मूव करता हुआ दिखेगा? अपवर्ड। कितने एक्सेलरेशन से? 3 से। तो तुमने इसकी इक्वेशन लिखी, तो इक्वेशन लिखी T1 माइनस 100 इक्वल टू मास 10 और एक्सेलरेशन कितना नजर आया? 3। तो T1 इक्वल टू आ जाएगा 130 न्यूटन, यानी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो इसने कहा ऑब्जर्वर ने कि स्ट्रिंग भाई ब्रेक हो जाएगी। अब एक दूसरा ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर है कहां पर? वो खड़ा हुआ है लिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो ये लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर जब क्वेश्चन को सॉल्व करता है, यानी अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं किसके रिलेटिव? रिलेटिव टू लिफ्ट, रिलेटिव टू लिफ्ट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इस लिफ्ट के अंदर जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ था इसने भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। क्या क्या बनाएगा? एक तो उसको दिख रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसने बना दिया 100 न्यूटन। एक टेंशन होगा, इसने नाम दे दिया टेंशन को T2। फिर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखी इसने T2 माइनस 100 इक्वल टू मास 10, और एक्सेलरेशन कितना है इस ऑब्जर्वर के लिए ब्लॉक का? 0। तो इसने टेंशन को का नाम दिया कि टेंशन 100 न्यूटन है, और ये कहता है कि स्ट्रिंग विल नॉट ब्रेक। तो हम ब्रेक के बाद मानेंगे। तो अब लेकिन अब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, एक कह रहा है स्ट्रिंग टूटेगी, एक कह रहा है नहीं टूटेगी। तो दोनों की बात तो सही नहीं हो सकती, या तो स्ट्रिंग ब्रेक होगी या नहीं होगी। कौन सा ऑब्जर्वर सही है? ये वाला क्यों गलत है जो लिफ्ट में है? तो इनसाइड सूडो फोर्स तो अभी लगेगा नहीं, जब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं तब तक नहीं लगेगा। लेकिन ये गलत क्यों? ये तुम बता सकते हो, ये मैं बता चुका हूं कि इसका ऑब्जर्वेशन गलत क्यों आ रहा है। इसका ऑब्जर्वेशन या इसका आंसर गलत इसलिए है क्योंकि मैंने सबसे पहली जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसी में बताया था कि न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था कि मेरे सेकंड और थर्ड लॉ तभी लगाना जब फर्स्ट सेटिस्फाई हो जाता हो। तो ये वाला जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर के लिए फर्स्ट लॉ ही सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये खुद एक्सेलरेटेड है। और जब ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड होता है, जब ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड होता है, तो अगर वो न्यूटन्स लॉज लगाएगा तो उसके आंसर गलत आएंगे। बात समझ में आई? ये ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड नहीं था, ये ग्राउंड पे था, तो रिलेटिव टू ग्राउंड इसका आंसर सही आया है। लेकिन इसके लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो सेकंड और थर्ड लॉ से भी गलत ही आंसर आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? ऑब्जर्वर इनसाइड द लिफ्ट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है
जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दैट ऑब्जर्वर मस्ट नॉट बी एक्सेलरेटेड, उसे एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो ये इसका जो रिजल्ट है वो कैसा है? रॉन्ग रिजल्ट है, बिकॉज observer is accelerated implies that he is non inertial frame, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूटन्स लॉ लगा के तो आंसर गलत आएगा। बात समझ में आ गई इतनी? Yes, sir. अच्छा, लेकिन यार न्यूटन्स लॉ जो है ना बड़े यूजफुल हैं। अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे, बड़ा मजा आता था, इससे आंसर भी आ जाता था। तो हम वो जुगाड़ ढूंढना चाहते हैं जिससे कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स लॉ लगाएं और आंसर आ जाए। तब देखो जो जुगाड़ हम ढूंढेंगे ना, उस जुगाड़ का नाम शूडो फोर्स है। तो शूडो फोर्स में शूडो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? शूडो वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है? False. फॉल्स, या मतलब जो फील जस्ट हमारी इमेजिनेशन में है, वो एक्चुअल में रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, उसको हम कहते हैं शूडो। तो शूडो फोर्स नाम की एक चीज यहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं हम। क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और किसके लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। हम केवल उस ऑब्जर्वर के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, जो कि सॉरी नॉन एक्सेलरेटेड में नहीं, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। जो ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, ये न्यूटन्स लॉज नहीं लगा सकता, क्योंकि न्यूटन ने खुद ने मना किया था। तो इसके लिए हमने एक जुगाड़ ढूंढी है कि अगर ये शूडो फोर्स लगा लेगा तो इसका भी आंसर सही आ जाएगा न्यूटन्स लॉ लगा के। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज को नॉन इनर्शियल फ्रेम में या एक्सेलरेटेड फ्रेम में भी यूज करने के लिए हमने एक अरेंजमेंट किया है। दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड शूडो फोर्स। शूडो फोर्स नाम का कोई फोर्स एग्जिस्ट करता नहीं है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स होता है, उसका रीजन हमको मालूम है कि कांटेक्ट में आने की वजह से लग रहा है। टेंशन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, हमको मालूम है किस वजह से लग रहा है। शूडो फोर्स हम वैसे ही बना दिया करेंगे, उसका कोई रीजन वीजन नहीं होगा। और इसी तरह से शूडो फोर्स का एक्शन और रिएक्शन पेयर भी नहीं होगा। जो रियल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, उन सभी रियल फोर्स का एक्शन और रिएक्शन दोनों होते हैं। लेकिन जो शूडो फोर्स अभी हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ये बस फोर्स हुआ करेगा, इसका रिएक्शन रिएक्शन कहीं नहीं होगा, क्योंकि ये शूडो है। ठीक है, क्लियर? तो अब हम क्या किया करेंगे कि शूडो फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। शूडो फोर्स इज डिफाइंड only for non-inertial or accelerated frames। देखो, बॉडी एक्सेलरेट हो जाए उससे दिक्कत नहीं होती है, ऑब्जर्वर को एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ किसके लिए सेटिस्फाई नहीं होता है? अगर ये जैसे ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है, ब्लॉक के एक्सेलरेट करने से प्रॉब्लम नहीं है। न्यूटन फर्स्ट लॉ उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? Yes. तो पहली चीज तो ये कि शूडो फोर्स हमने किसके लिए इंट्रोड्यूस किया है? उस ऑब्जर्वर के लिए जो कि लिफ्ट के अंदर था, वो एक्सेलरेटेड था, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में था, इसलिए। अब शूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हुआ करेगा? आद्या, तुमने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्या होता है मैग्नीट्यूड? नहीं सर, मुझे नहीं पता। मैंने ऐसे बोल दिया था, मुझसे निकल गया था उस टाइम पे। शूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द बॉडी on which pseudo force has to be applied। उस बॉडी का मास जिस पर शूडो फोर्स लगाना है। मास किसका लेना है? इस ऑब्जर्वर का मास नहीं है,
नहीं तो फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग स्टूडेंट्स बनाएंगे, सबका मास अलग अलग होगा तो हर एक का सूडो फोर्स अलग अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मास किसका लेना है? उस बॉडी का जिस पर सूडो फोर्स लगाना है। तो हमको सूडो फोर्स किस पर लगाना है? इस ब्लॉक पर। तो इसका मास आएगा इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसका एक्सेलरेशन लेना है? ऑब्जर्वर का या फ्रेम ऑफ रेफरेंस का? एक्सेलरेशन बॉडी का नहीं लेना है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन होता है उसके एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। बॉडी के एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब मैं सूडो फोर्स लगाऊंगा जो मैंने कहा था यहां पर, कि अब ये वाला ऑब्जर्वर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता है यहां, तो इसने दो रियल फोर्स तो बना लिए थे, T2 बना लिया था और 100 न्यूटन बना लिया था। लेकिन अब इस पर क्या बनाएंगे हम? सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स कौन बना रहा है? ये वाला ऑब्जर्वर बना रहा है। ये ऑब्जर्वर किस डायरेक्शन में एक्सलेटेड है? अपवर्ड। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन कहलाया अपवर्ड। तो सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? डाउनवर्ड। किस पर लगेगा? जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो ये सूडो फोर्स लगा इस पर। मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास कितना है? 10 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन कितना है? 3। बात समझ में आई? एक्सेलरेशन किसका सूडो फोर्स में? बोलो, मन में मत सोचते रहो, बोल बार बार बोलने से चीजें दिमाग में सेट हो जाती हैं। सूडो फोर्स किसके लिए लगा रहे हैं हम? उस ऑब्जर्वर के लिए जो एक्सेलरेटेड है। किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। किस पर लगा रहे हैं? जिस बॉडी पर सूडो फोर्स लगाना है वो बॉडी हमने सेलेक्ट कर ली। और मास किसका लेना है? जिस पर सूडो फोर्स लगाया। एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। अब फिर इक्वेशन लिखी हमने न्यूटन सेकंड लॉ से। तो ये ऑब्जर्वर फिर दोबारा इक्वेशन लिखता है सूडो फोर्स लगाने के बाद। तो अब वो क्या इक्वेशन लिखेगा? अब वो लिखेगा T2 माइनस 100 माइनस 30। ये 30 क्या है? सूडो फोर्स है। इक्वल टू मास 10 और एक्सेलरेशन कितना है? वो अभी भी 0 है। इसके लिए एक्सेलरेशन तो ब्लॉक का अभी भी 0 है। लेकिन अब सॉल्व करने के बाद टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाती है? 130 न्यूटन। ये समझ में आया? यस सर। तो अब हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स लॉज को लगाने का तरीका सीखा। तुमको लग रहा है अभी पूरी तरह दिमाग में सेट हो गया? इसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम थोड़ी थोड़ी गड़बड़ करोगे इसमें। तो अभी मैं और थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अब इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको हम नोट कर लेंगे। तो मैं ये भी नहीं ले रहा हूं, मैं आ जाता हूं, ये इसको भी नहीं ले रहा हूं अभी, मैं आ जाता हूं डायरेक्ट इस वाले पर। तो ये मैंने तुमको बता दिया। मैं जल्दी से रिकैप दे देता हूं। एक ऑब्जर्वर 1 है, एक ऑब्जर्वर 2 है। 2 लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है। लिफ्ट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। ठीक है। ऑब्जर्वर 1 की वर्किंग और राइट साइड में ऑब्जर्वर 2 की वर्किंग। तो ऑब्जर्वर 1 अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता है तो वो क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा? ऑब्जर्वर 1 ये ग्राउंड से देख रहा है। सूडो फोर्स में इंक्लूड हो जाएगा। ऑब्जर्वर 1 वो नहीं बनाएगा, ऑब्जर्वर 2 बनाएगा। हाँ, तो ये ऊपर टेंशन लिख लिया इसने T1, मास था 10 kg। इसकी वर्किंग देखना है 2 की। तो यहां पर मास कितना है? 10 kg। इसने लगाया 100 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स। इसने भी 100 न्यूटन का ही लगाया था। ऊपर लिखा टेंशन T2।
लेकिन जो ऑब्जर्वर 2 है वो लिफ्ट के अंदर है, तो वो शूडो फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा शूडो फोर्स? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किसके अपोजिट? पूरा बोला करो बेटा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के या लिफ्ट के या ऑब्जर्वर 2 के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो होगा मास 10 और एक्सेलरेशन कितना? 2। अब न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखी ऑब्जर्वर 1 ने, तो वो लिखेगा T1 माइनस 100 इक्वल टू मास 10, और उसको तो एक्सेलरेशन दिख रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसने टेंशन कितना कैलकुलेट किया? 120 न्यूटन। और ये अब लिख रहा है इक्वेशन T2 माइनस 100 माइनस 20 इक्वल टू मास 10, और एक्सेलरेशन कितना है ऑब्जर्वर 2 के लिए? 0। तो अब इसका भी टेंशन कितना आ गया? 120 न्यूटन। तो अगर शूडो फोर्स लगा लेते हैं तो फिर जो ऑब्जर्वर 2 है, जिसको कि न्यूटन ने मना किया था, वो भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करता है तो उसका भी टेंशन ऑफ 120 ही आएगा। कोई डाउट इसमें? तो सर नहीं। चलो, अब ये जो पॉइंट्स है तुमको याद हो गए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ शूडो फोर्स? तो बताओ क्या होता है मैग्नीट्यूड शूडो फोर्स का? mass of the body on which it is applied into acceleration of frame of reference. हाँ ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे मास ऑफ द बॉडी ऑन विच शूडो फोर्स हैज टू बी अप्लाइड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद ये बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ शूडो फोर्स? Opposite to the direction of acceleration of. अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बच्चों एक चीज याद रखना, ये एक्स शूडो फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसकी वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगता है। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें किसी बॉडी की वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में होगी और एक्सेलरेशन अलग डायरेक्शन में होगा, तो शूडो फोर्स की डायरेक्शन किससे डिसाइड करना है? एक्सेलरेशन से, ना कि वेलोसिटी से। ठीक है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन। अगर रिटार्डेशन होता है तो रिटार्डेशन का मतलब, तो एक्सेलरेशन देखो किस डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा देना। ओके जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है और ऊपर जाते हुए रुक रही है, तो उसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हुआ? जैसे downwards. जैसे ये लिफ्ट है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये स्लो हो रही है, तो इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? Downwards. डाउनवर्ड। तो इस पर शूडो फोर्स ऊपर लगेगा, जबकि वेलोसिटी देखो इसकी ऊपर ही है, लेकिन शूडो फोर्स ऊपर लगेगा, क्योंकि शूडो फोर्स किसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा? एक्सेलरेशन की अपोजिट। राइट, वेलोसिटी से डायरेक्शन डिसाइड नहीं होगी। अब ये मेरा फेवरेट सवाल है, ठीक है, इसके साथ नाइंसाफी नहीं करना। देखो इसमें मैं बना रहा हूं 3 ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक्स हैं ए बी और सी। ठीक है, इसमें केवल तुम्हें शूडो फोर्स की डायरेक्शन बतानी होगी और कुछ नहीं करना है। एक ऑब्जर्वर ये है, एक ऑब्जर्वर ब्लॉक बी पे खड़ा हुआ है, और एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है ब्लॉक सी पर। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, अच्छा, इसके बाद इनकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दिख रही है आपको। ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से राइट में जा रहा है, वेलोसिटी भी ए से राइट में जा रहा है। इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेफ्ट में है, लेकिन वेलोसिटी राइट साइड में है। इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में 0 है, मतलब एक्सेलरेशन है नहीं इसमें। ठीक है, अब तुमको बनाना क्या है कि जो ऑब्जर्वर ए है, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाता है बी और सी के, तो वो शूडो फोर्स किस डायरेक्शन बनाएगा? एम जी नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं ओनली शूडो फोर्स डायरेक्शन ऑफ शूडो फोर्स बाई ए ऑन बी एंड सी। ठीक है, तो मैं यहां पर बनाता हूं ब्लॉक ए, सॉरी ब्लॉक बी, और यहां पर बनाता हूं ब्लॉक सी। ठीक है, तो इस पर केवल शूडो फोर्स की डायरेक्शन शो करनी है तुमको, और कुछ नहीं। बना लो जरा सारा पहले, फिर मैं एक एक करके पूछूंगा।
तो अश्वी का बना लिया तुमने पहले वाले केस में। मिक्सिंग तो बी पर शूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? राइट ये कौन लगा रहा है शूडो फोर्स? कौन लगा रहा है? लेफ्ट अच्छा, आद्या तुम बताओ, बी पर शूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स लेफ्ट हाँ, अश्वी का तुमने राइट क्यों बताई है? कंफ्यूजन हो गई। अच्छा, अब कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ अभी? देखो, फ्री बॉडी डायग्राम कौन बना रहा है? ए। कौन बना रहा है? बोलो। हाँ, तो ए इज द ऑब्जर्वर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? ए है। ऑब्जर्वर ए है। ठीक है, तो शूडो फोर्स बनाना है उसको बी पर और सी पर। तो बी और सी किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं? शूडो फोर्स इस बात पर डिपेंड नहीं करता। शूडो फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो इसमें ए बी का कोई रोल नहीं है जब ये शूडो फोर्स बनाएगा तो। ठीक है। हाँ आद्या, बी पर शूडो फोर्स लेफ्ट साइड में लगा, कितना लगा? इनके मास ऐसे लिख लेना, ये है मास ऑफ ए, ऐसे सिंबल बना लो, ये मास ऑफ ए, ये है मास ऑफ बी और ये है मास ऑफ सी। ठीक है, तो शूडो फोर्स कितना बनाऊं लेफ्ट साइड में बी पर? इसमें मास किसका आएगा? बी को आएगा। हाँ, मास बी का आएगा एम बी। और एक्सेलरेशन किसका आएगा? ए का, एक्सेलरेशन ऑफ ए। वेरी गुड, तो ये शूडो फोर्स बनेगा बी पर। अश्वी का सी पर शूडो फोर्स क्या बनेगा? डायरेक्शन नहीं सुना, नहीं मैंने, दोबारा बोलो, कितना क्या बोला तुमने? सी पर शूडो फोर्स 0 क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, सी की। अच्छा, शूडो फोर्स किसके लिए डिफाइन करते हैं हम? किस वजह से लगाना पड़ता है शूडो फोर्स हमें? कब इंट्रोड्यूस करते हैं शूडो फोर्स? जब जो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है या जो ऑब्जर्वर है, जब वो एक्सेलरेटेड हो। यहां पर बी पर हमने शूडो फोर्स बनाया तो हमने एक्सेलरेशन बी का थोड़े लिया, एक्सेलरेशन किसका लिया है हमने? क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम किसके रिलेटिव बन रहा है? ए बना रहा है ना फ्री बॉडी डायग्राम, ए इज द ऑब्जर्वर यहां पर। तो ये ए एक्सेलरेटेड है कि नहीं? तो शूडो फोर्स तो उसको बनाना पड़ेगा, तभी तो न्यूटन्स लॉ लगा पाएगा वो। सी के एक्सेलरेशन से थोड़ी कुछ लेना देना है, अभी अभी यही तो बताया तुमको। तो क्या शूडो फोर्स बनेगा सी पर, बोलो? हाँ, और वैल्यू क्या आएगी, मैग्नीट्यूड बोलो? हाँ, मास आएगा ब्लॉक सी का m इंटू सी, और एक्सेलरेशन किसका आएगा? ए का। ये शूडो फोर्स बना है इस पर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, तुम भले कितना ही हाँ हाँ करो लेकिन दिमाग में सेट होने में तुमको अभी टाइम लगेगा इस चीज में कि मास किसका और एक्सेलरेशन किसका लेना है। चलो, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाता है बी। अश्वी का, अब कौन बना रहा है? तुम ब्लॉक बी पर हो, ये तुम हो, ब्लॉक बी पर खड़ी हुई हो तुम। अब तुमने ए को देखा, तो ए पर शूडो फोर्स किस डायरेक्शन में बनाओगी ये बताओ? राइट। और कितना बनाओगी, मैग्नीट्यूड बोलो? एम ए और इंटू ए बी। हाँ, वेरी गुड, अब दिमाग में तुम्हारे सेट हुआ कुछ। मास उस बॉडी का जिस पर शूडो फोर्स लगाना है, एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का, यानी कि बी का, बी ऑब्जर्वर था इस वाले केस में। सी पर शूडो फोर्स बनेगा कि नहीं? किस डायरेक्शन में?
वाई कितना? एम एन एम, किसका मास लेना एम है? सी एम सी हाँ, मास ऑफ सी और ए बी। ए बी। ठीक है, चलो इस वाले टेस्ट में पास हो गई। अब सी वाले, अब तुम मान लो कि तुम इस पे खड़ी हो ब्लॉक सी पर। अगर तुम ब्लॉक सी पर हो और फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हो ए का, तो उस पर शूडो फोर्स कहां बनाओगी? अब ये वाला टेस्ट भी पास करना है। लेफ्ट किस डायरेक्शन में? लेफ्ट में वेट। तुम कंफ्यूज हो रही हो, है ना? हाँ, क्या कंफ्यूजन हो रहा है बताओ। ओके राइट यस यू कैन सी हियर। अच्छा, वैल्यू बोलो, मैग्नीट्यूड बोलो। एम एन हाँ, एम ए इंटू इंटू ए सी ए सी कितना है? 0 तो शूडो 0 तो शूडो फोर्स 0 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये एक्सेलरेटेड नहीं है, इसलिए शूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। शूडो फोर्स की स्पेलिंग जो है ना वो अलग होती है थोड़ी, मलेरिया टाइप है इसकी, वो निमोनिया टाइप, जैसे निमोनिया की स्पेलिंग होती है ना। शूडो फोर्स बाई सी, क्योंकि सी कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसलिए मुझे ये एग्जांपल, ये मेरा ना हाथ से बनाया हुआ खुद का क्वेश्चन है ये, शूडो फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड समझाने के लिए। ये एग्जांपल इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे कंफ्यूजन दूर होता है थोड़ा। आगे समझ में, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अश्वी का कोई डाउट तो नहीं दिमाग में इसको लेके? नो सर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना जरा। इसको ग्राउंड से भी सॉल्व करो और लिफ्ट के अंदर बैठ के भी सॉल्व करो। अगर हम ग्राउंड से सॉल्व करेंगे तो क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा? ग्राउंड के रिलेटिव तो बहुत आसान है सॉल्व करना। ये जो ब्लॉक है इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसको कि लिख देंगे हम mg। क्यों अश्वी का? ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। और लिफ्ट के रिलेटिव फ्री बॉडी डायग्राम बताओ अश्वी का क्या बनेगा? मान लो तुम लिफ्ट के अंदर हो और लिफ्ट के अंदर खड़े हो कि, तो इसको शूडो फोर्स बनाना पड़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो कितना होगा, मास ऑफ द ब्लॉक और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर g/4। अब इक्वेशन लिखने की बारी आई, तो ग्राउंड के रिलेटिव इक्वेशन क्या लिखेंगे? n माइनस एम जी इक्वल टू मास m, और एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है ग्राउंड से, g/4। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 5mg/4। और अगर हम लिफ्ट के रिलेटिव लिखेंगे इक्वेशन, तो n डैश -mg/4 इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन 0। लेकिन सॉल्व करके n डैश भी कितना जाएगा, 5mg/4। समझ में आया कि नहीं है? दोनों की वर्किंग समझ में आ गई, ग्राउंड के रिलेटिव और लिफ्ट के। ठीक है। ओके सर।
अब मैं तुमसे ना कुछ और पूछना चाहता हूँ जरा, तो मुझे चाहिए खाली पेज, तो इधर आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स जो है वो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर लूँ तुमसे। ये है एक लिफ्ट, और ये लिफ्ट जा रही है कहीं, तो ये जो ब्लॉक है मास m का, और ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, तुम केवल शूडो फोर्स की डायरेक्शन बनाती हैं। पहला केस ये है, लिफ्ट इज मूविंग अप एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग। ये मैंने ब्लॉक बना दिया, इस पर शूडो फोर्स की डायरेक्शन बना लो और मैग्नीट्यूड भी लिख दो। अच्छा, मैग्नीट्यूड एक्स मत लिखो, केवल शूडो फोर्स की डायरेक्शन बताओ। लिफ्ट इज मूविंग डाउन एंड स्लोइंग। ठीक है, पहले वाला केस क्या है, लिफ्ट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, फर्स्ट केस में एक्सीलरेशन तो अपवर्ड है। पहले वाले केस में लिफ्ट की जो वेलोसिटी है वो किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। सेकंड वाले केस में लिफ्ट की वेलोसिटी किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसमें पहले वाले केस में आद्या तुम्हारे हिसाब से शूडो फोर्स कहां बनेगा, डाउनवर्ड्स। अश्विका तुम बताओ। क्यों बनेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर है। हाँ, अगर वेलोसिटी ऊपर है और स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन भी ऊपर ही है, तो शूडो फोर्स बनेगा इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड केस में शूडो फोर्स कहां बनेगा, हाँ, रीजन, एक्सीलरेशन अपवर्ड है। हाँ, वेरी गुड। लिफ्ट की वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड है लेकिन स्पीड कम हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो एक्सेलरेशन हो गया इसका ऊपर। एक्सेलरेशन लिफ्ट का ऊपर है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन अगर ऊपर है तो वो शूडो फोर्स बनाएगा जब, तो शूडो फोर्स बनाएगा इसमें भी नीचे। ठीक है, तो दिमाग में ये क्लैरिटी रखना कि शूडो फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी से की डायरेक्शन से डिसाइड नहीं होती है। शूडो फोर्स की डायरेक्शन किससे डिसाइड होगी, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन से, और जिस बॉडी को वो देख रहा है उस बॉडी के एक्सेलरेशन से डिसाइड नहीं होती है, जैसा कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में तुमको बताया। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें अश्विका थोड़ी सी गड़बड़ाई थी, तो अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना ये। अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो शूडो फोर्स में ये खुद का एक्सेलरेशन देखेगा, दूसरी बॉडी किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है उसका एक्सेलरेशन उसे नहीं देखना है। जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है उसका एक्सेलरेशन नहीं देखना है, जो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है उसका एक्सेलरेशन देखना है, किसमें, शूडो फोर्स की डायरेक्शन लेते समय। ठीक है, तो आज कौन सा वाला लास्ट क्वेश्चन था, वो वेलोसिटी, यही वाला। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ।